तो आज हम देखते हैं कि भू राजस्व नीति जो थी उनकी विभिन्न नीति कौन कौन सी थी। स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी था, ठीक है। इनके परिणाम क्या हुए, ये सब बातें आज हम करेंगे। तो उद्देश्य की बात यदि करें तो उद्देश्य तो सीधी सी बात है एक लाइन में कि अधिक धन कमाना इनका उद्देश्य था, अधिकतम लगान प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करना इनका उद्देश्य था, ठीक है। उसके लिए इन्होंने इन तीन नीतियों को लागू किया, ठीक है। अब देखते हैं कि ब्रिटिश पूर्व क्या व्यवस्था थी और ब्रिटिश कालीन क्या व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश से पूर्व क्या होता था कि भू राजस्व स्पष्ट नहीं होता था, कि जैसे उत्पादन बढ़ा तो भू राजस्व बढ़ गया, उत्पादन कम हुआ तो छूट दे दी गई, ठीक है। जबकि ब्रिटिश काल में ऐसा नहीं था, इन्होंने भू राजस्व को स्पष्ट कर दिया था। वहीं ब्रिटिश काल में क्या किया गया कि जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। जबकि ब्रिटिश से पहले क्या होता था कि किसान भूमि का स्वामी होता था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया कि जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया और जो किसान है वो उस पर केवल खेती करने वाला है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया ब्रिटिश काल में, क्या किया कि भू राजस्व जो था इन्होंने कह दिया कि ये भूमि का किराया है, ठीक है। जबकि ब्रिटिश से पहले क्या होता था, भू राजस्व होता था उत्पादन में हिस्सा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो पहली बात 1793 में स्टार्ट हुआ विधिवत रूप से। हालांकि ये उससे पहले 1790 में इन्होंने प्रैक्टिकल तौर पे स्टार्ट कर दिया था, पायलट योजना के तौर पे हम इसको चला के देखते हैं, यदि सक्सेसफुल होता है तो फिर लागू कर देंगे, ठीक है। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि तो यही थी कि ब्रिटिशर्स को यदि भारत में पांव फैलाने हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, और ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे, एक ही स्रोत है भारत में, वो है भू राजस्व। तो सिंपल सी बात है कि भू राजस्व से संबंधित नीतियाँ बनाई जाएं, विभिन्न प्रणाली अपनाई जाएं। उन्हीं विभिन्न प्रणालियों में से एक थी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य तो आप यदि समझें कि देखो जो स्थायी बंदोबस्त, पहले ये बात जान लेते हैं, उससे पहले कुछ फैक्ट हैं उसके बंदोबस्त में, मतलब प्रावधान देखने से पहले कुछ फैक्ट हैं कि सर्वप्रथम जो स्थायी बंदोबस्त का विचार था वो फ्रांसिस ने दिया था, फ्रांसिस कैरो इनका नाम था, ठीक है। इन्हीं के विचार के आधार पर इन्होंने क्या किया, 1790 में मैंने बताया पायलट तौर पे इसने लागू की कॉर्नवालिस ने। जब ये सक्सेसफुल हुई तो 1793 में इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आए कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब से हुई तो 1793 में ही आपका आंसर होगा, ठीक है। जब कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया तो कॉर्नवालिस जॉन शोर के विचारों से सहमत था, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। इसके उद्देश्य तो यही, पहली बात कि जो भू राजस्व है वो स्थायी रूप से मिलने लगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिले उतना अच्छा, ठीक है। दूसरी बात कि यदि भू राजस्व हम ऐसे करेंगे, स्थायी बंदोबस्त लगाएंगे, तो इसके माध्यम से क्या होगा, जमींदार नामक एक हमारा समर्थक वर्ग तैयार हो जाएगा जो ब्रिटिश शासन में क्या करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है। तीसरी बात कि ब्रिटिशर्स क्या होंगे कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बच जाएंगे, कि उन्होंने जो है वो लगान फिक्स कर दिया है, इतना देना ही देना है, ठीक है। चौथी बात कृषि का विकास, कि जितना ज़्यादा कृषि का विकास होगा, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा, इनको पैसे मिलते जाएंगे, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं तो हमने बात की, इन्होंने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और जो कृषक थे वो उस पर केवल खेती करने वाले थे, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने अपने आप को पूरे पचड़े से बचाते हुए क्या किया कि जो जमींदार वर्ग था उससे ही समझौता कर लिया कि तुम हमें लाके लगान दोगे, हम तुम्हें जानते हैं, किसानों को नहीं, ठीक है। यानी कि इस व्यवस्था ने क्या कर दिया, इस व्यवस्था ने भू राजस्व जो था वो उत्पादन में हिस्सा नहीं बल्कि भूमि का किराया बना दिया, जिसकी हमने पहले अंतर देखते हुए बात की, ठीक है। तीसरा, इसकी तीसरी विशेषता कि जो भू राजस्व वसूली थी उसका जो 10/11 भाग है वो सरकार को दिया जाएगा, और जो 1/11 भाग होगा वो जमींदारों को दिया जाएगा, ठीक है। अब यहीं से शोषण होना स्टार्ट हुआ कि जमींदार जो थे वो ज़्यादा वसूल करते थे, सरकार को कम देते थे, उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। चौथी बात इन्होंने कर दी कि भूमि जो थी उसको खरीद बिक्री के योग्य बना दिया, जो लगान नहीं दे पाए उसकी जमीन हड़प लो टाइप का, ठीक है। और जो सार्वजनिक भूमि थी, जैसे चारागाह थे जहाँ लोग अपने पशु चराते थे, जंगल नदी तालाब थे, इनको ये क्या कर दिया कि ये भी जमींदारों के अधिकार में चली गई। अब जमींदार क्या करेंगे कि यहाँ भी अपने किसान लगा देंगे, ठीक है। पांचवी बात, लगान की राशि क्या तय की जाए, ये बात थी। तो 1790 से 91 में जो टोटल वसूली हुई थी उसको उसका औसत निकाल के आधार बनाया गया, जो उस समय 2,68,00,000 था। आप सोचिए कितना ज़्यादा होगा वो आज के समय में, ठीक है। छठी बात, एक सूर्यास्त कानून बनाया गया। ये सूर्यास्त कानून क्या था कि यानी कि जो तारीख तय की गई है कि आपको उस दिन जमींदारों को लाके टोटल कर दे देना है, यदि उन्होंने उस दिन के सूर्यास्त तक कर नहीं दिया
तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी, यानी कि किसी दूसरे को उनकी जमींदारी दे दी जाएगी। ठीक है। सातवीं और अंतिम बात देखते हैं इसकी कि स्थायी बंदोबस्त जो थी वो कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी कर्नाटक इसमें शामिल था। ठीक है। अब देखते हैं इसके सकारात्मक पक्ष क्या रहे। हर चीज का कुछ ना कुछ सकारात्मक और नकारात्मक होता है। तो सकारात्मक बात तो ये साबित हुई इसकी कि स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को तात्कालिक रूप से नियमित आय तो प्राप्त होने लगी। ठीक है। लेकिन हुआ क्या इसका, इससे क्या हुआ ब्रिटिशर्स के लिए कि उनको तो अपनी आय फिक्स होनी है, चाहे बाढ़ आए, चाहे सूखा आए, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, ब्रिटिशर्स के लिए तो वो उनकी आय फिक्स है। ठीक है। दूसरा ब्रिटिशर्स के लिए सकारात्मक प्रभाव ये हुआ कि उनके लिए एक समर्थक जमींदार वर्ग आ गया। ठीक है। तीसरी बात, जो बार बार लगान का निर्धारण करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक। अगली जो भारतीयों के हित में इसका सकारात्मक प्रभाव रहा वो ये रहा कि जमींदारों का संपत्ति पर पैतृक अधिकार होने से उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो गई। यानी कि यदि जमींदार हमारे यहाँ के मजबूत हो गए तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब इनके बच्चे पढ़े तो वही जो आगे चलकर क्या हुआ, एक शिक्षित मध्य वर्ग उभर कर सामने आया, जिसने क्या किया, अंत तक जितने आंदोलन हुए उनमें मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। अब देखते हैं कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या हुए। नकारात्मक प्रभाव तो ये हुए कि किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है। क्यों? क्योंकि उपज जो थी उसके 3 भागीदार हो गए थे। पहला तो सरकार थी, सरकार को देना है 10/11, दूसरा जमींदार 1/11 जमींदार ले जाएगा, और तीसरा किसान। ठीक है। अब इसमें सरकार और जमींदार की आय तो फिक्स हो गई कि सरकार को तो 10/11, जमींदार को 1/11 मिलना ही मिलना है, लेकिन जो किसान था वो तो अनिश्चितता की स्थिति में था, यानी कि जो जमींदार उस पर छोड़ दे उसके तो वही मिलेगा बस। ठीक है। दूसरी इसकी नकारात्मक बात यह थी कि एक अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। कैसे भाई? मानिए जैसे सूर्यास्त कानून आया था वो 94 का, तो उससे क्या हुआ, मानिए किसी की जमींदारी नीलाम हो गई, अब उसकी जमींदारी किसी और को बेची गई, और जो खरीदने वाला है वो कोई व्यापारी या साहूकार है दूर दराज के क्षेत्र का। ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, उसने जमींदारी तो खरीद ली तो वो अपने 2-4 लठैत रखेगा जिनके माध्यम से वो गांव में भेज के उनको लगान वसूली किया करेगा। तो यानी कि जमींदार तो वहां पे अनुपस्थित है। ठीक है। तो इसी से कहा गया कि एक अनुपस्थित जमींदारी प्रथा का विकास हुआ। ठीक है। तीसरी बात यह थी कि इन्होंने कहा था कृषि का विकास करेंगे, कृषि का विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि किसानों के पास अतिरिक्त पूंजी बच ही नहीं पाती थी। ठीक है। दूसरी, जो जमींदार थे उनका कृषि के विकास में कोई रुचि नहीं थी, उनको क्या, उनको तो पैसे फिक्स मिलने हैं। ठीक है। चौथी बात क्या थी, ब्रिटिशर्स को भी अब अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैसे? क्योंकि उनकी जब आय फिक्स हो गई और उनकी जरूरतें निरंतर बढ़ती जा रही थी, अब जो फिक्स है उससे ज्यादा लगान ले नहीं सकते। ठीक है। वहीं जो किसान हैं, जो शोषित हो रहे हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने विद्रोह करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त था वो अंग्रेजों का बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। ठीक है। इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि जो स्थायी बंदोबस्त था उसने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत स्वरूप का विघटन कर दिया, यानी कि जो पहले से चली आ रही थी व्यवस्था। दूसरा, किसान जो है निर्धन होते चले गए कंटिन्यू। तीसरा, अकालों की बारंबारता हो गई, अकाल लगातार बढ़ते हुए, क्यों? इससे क्या हुआ, गांव निर्धन हो गए। अब जब गांव निर्धन हो गए तो पूरा भारत निर्धन हुआ इससे। ठीक है। और इसे लागू करने में ब्रिटिशर्स को इस दृष्टि से साहसी माना जाता है क्योंकि पहली बार इन्होंने क्या किया था, संपत्ति के अधिकारी की पहचान कर दी थी। ठीक है। और संपत्ति के अधिकारी की पहचान करी और जो बिचौलिए थे उनको भूमि का स्वामी इन लोगों ने बना दिया। ठीक। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, अब ये क्यों लागू की गई। पहली बात तो ये, तो इसमें ये बात ये है कि क्यों लागू की गई रैयतवाड़ी। जब स्थायी बंदोबस्त चल रही थी तो रैयतवाड़ी क्यों लागू की? तो जब अंग्रेजों की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही थी और लगान हो रहा था फिक्स कि फिक्स है उतना ही देना है। ठीक है। तो अब जरूरतें बढ़ती जा रही थी तो उनको अधिक पैसा चाहिए, तो अब इन्होंने सोचा एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए कि यदि उत्पादन अधिक हो तो इनको अधिक कर मिले। ठीक है। तो वहीं क्या हुआ, ऐसे में इंग्लैंड में रिकार्डो के जो लगान संबंधी सिद्धांत थे वो लोकप्रिय हो रहे थे। ठीक है। तो उसी से बचते हुए इन्होंने क्या किया गया कि अधिशेष जो है,
यानी कि जो किसानों के पास अधिशेष बचेगा वो सरकार के पास जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था लाएं। ठीक है। दूसरी बात, रिकार्डो साहब ने ये बताया था कि बिचौलिए जो है वो सरकार से ज़्यादा पैसा मार जाते हैं, तो अब इनको लग रहा था कि हमें बिचौलिए हटाने चाहिए। इससे क्या होगा, किसानों का शोषण कम होगा, जो किसान विद्रोह हो रहे हैं वो कम होंगे। ठीक है। और जो भारत की सरकार है वो किसानों से अपना प्रत्यक्ष संबंध जोड़ पाएगी, इसलिए ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है। जो भारत के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र थे उनमें ब्रिटिश विस्तार के साथ साथ भू राजस्व प्रणाली लागू करनी थी। ठीक है। और वहां कोई स्पष्ट जमींदार वर्ग जैसी स्थिति नहीं थी। तो हुआ क्या था, किसानों से समझौता करने को प्राथमिकता दी गई, यानी कि किसानों से सीधा संबंध बनाएंगे। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं थी, पहली बात ये कि किसान जो थे यानी कि जो रैयत थी उसको भूस्वामी माना गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त जो थी उसमें जमींदार को भूस्वामी माना गया था। ठीक है। अगली बात, इन्होंने कहा कि रैयतवाड़ी में हम क्या करेंगे, हर 20 से 30 साल में जो भू राजस्व है उसका पुनर्निर्धारण करेंगे। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि हम भूमि का सर्वेक्षण कराएंगे। ठीक, कि कोई भूमि यदि बंजर है तो वो सरकार के नियंत्रण में चली, सरकार के नियंत्रण में तो है कि यदि कोई भूमि बंजर है उस पर खेती नहीं हो सकती है तो उस पर कर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अगली बात, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश जो भारत था उसमें 51% क्षेत्रों पर यह लागू थी, जिसमें बॉम्बे, मद्रास यानी कि जो दक्षिण के क्षेत्र थे इनके जैसे वो इसमें शामिल थे। ठीक है। पांचवी इसकी विशेषता, कर्नल रीड साहब जो थे इन्होंने इसे सर्वप्रथम 1792 में मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया था। ठीक, जब 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू की थी कॉर्नवालिस ने। ठीक है। ये उससे भी 1 साल पहले लागू कर चुके थे कर्नल रीड। ठीक है। फिर टॉमस मुनरो ने क्या किया, 1810 में इसे संपूर्ण मद्रास प्रांत में लागू किया, और एल्फिंस्टन जो थे इन्होंने बॉम्बे में, ठीक है, इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक, यहाँ के जो गवर्नर प्रिंगल थे, गवर्नर प्रिंगल साहब ने क्या किया, भूमि के सर्वेक्षण में विशेष योगदान दिया। ठीक है। अब रैयतवाड़ी के प्रभाव देख लेते हैं कि इसके प्रभाव क्या थे। तो सैद्धांतिक दृष्टि से क्या हुआ कि किसान स्वतंत्र स्थिति में आ गया, पहली बात तो ये क्योंकि इन्होंने भूस्वामी बना दिया। ठीक है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक दृष्टि की बात करें तो इसमें किसानों का और ज्यादा शोषण हुआ। क्यों शोषण हुआ, क्योंकि जो भूमि पे लगान था वो फिक्स नहीं किया इन्होंने, जैसे स्थायी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया था, इसमें इन्होंने फिक्स नहीं किया क्योंकि सर्वेक्षण कराया तो वो ऊपर नीचे होता रहा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें और ज्यादा शोषण हुआ किसानों का। ठीक है। किसानों पर ऋणग्रस्तता आई, उनकी जमीन बिकने लगी, उनके हाथों से चली गई, और महाजनी प्रथा जो थी उसका विकास हुआ। क्यों, क्योंकि जब किसानों के पास पैसा नहीं था तो उन्हें खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था, किसके पास जाएंगे, महाजन के पास जाएंगे। इससे क्या हुआ कि किसान ऋणग्रस्त होते गए और जो एक भूमि का मालिक था वो मजदूर बन गया। ठीक है। अब देखते हैं हम महलवाड़ी व्यवस्था जो अंतिम थी। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसमें देखो पहले तो महल का मतलब सभी जानते होंगे। महल का मतलब होता है कि जो गांव है, गांव के मुखिया से सरकार का भू राजस्व प्रबंधन समझौता। ठीक है। महल कौन होता है, हम सब लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। इस व्यवस्था के यदि प्रतिपादन की बात की जाए तो इसके हैं हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, उन्होंने 1822 में इसका प्रतिपादन किया। ठीक है। इसका मतलब ये होता था कि अब क्या किया जाएगा कि लगान के लिए किसान से संपर्क नहीं किया जाएगा। ठीक है। बल्कि एक गांव का होगा, गांव का जो मुखिया होगा उसके पास जाएंगे अंग्रेज, और वो मुखिया लगान वसूल करके रखेगा और उससे ये लोग लेके चले आएंगे। ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त में तो जमींदार था, रैयतवाड़ी में सीधे किसान थे, और महलवाड़ी में जो गांव का प्रधान है वो। ठीक है। तो अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें किसानों का और ज्यादा शोषण हुआ। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो लगान था वो अत्यधिक था। ठीक है। यानी कि सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त, फिर उससे ज्यादा शोषण हुआ आपका रैयतवाड़ी में, और सबसे ज्यादा हुआ आपका महलवाड़ी में। ठीक है। अब ये देखा जाए यदि कि कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा लागू थी, तो जो स्थायी बंदोबस्त थी वो तो ब्रिटिश भारत के 19% पे लागू थी, जबकि रैयतवाड़ी जो थी वो 51% पे लागू थी, और जो महलवाड़ी है वो भारत के 30% क्षेत्रों पर लागू थी। यानी कि इसमें मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है। यदि शोषण की बात हम देखें तो महलवाड़ी में भी शोषण बहुत ज्यादा हुआ। अब जो ये तीनों नीतियां थी हम इनका प्रभाव देख लेते हैं कि इनका प्रभाव क्या हो, यानी कि जो भू राजस्व व्यवस्था लगाई थी
इनका प्रभाव क्या हुआ। तो पहली बात तो ये जो तीनों में हमने देखी, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, ठीक है। दूसरी कि ब्रिटिश आर्थिक आवश्यकताएं जो थी वो तो लगातार पूरी होती रही, ठीक है। तीसरी बात, जो गांव का समाज था, जो ग्रामीण समाज था, उसका आर्थिक विभाजन गहरा होता गया, यानी कि और तनाव में वृद्धि आ गई। कैसे? क्योंकि जो गांव में यदि प्रधान होगा मालवाड़ी में तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, यदि जमींदारी में गांव का ही जमींदार होगा तो वो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, ठीक है। चौथी बात, जो किसान थे वो ऋणग्रस्त होते गए, यानी कि गांव में ऋणग्रस्तता की वृद्धि हुई, ठीक है। पांचवी बात, इन्होंने भूमि को खरीद बिक्री बना दिया था, खरीद बिक्री के योग्य। इससे क्या हुआ कि ऋण लेने की जो प्रवृत्ति थी उसमें वृद्धि हो गई। हर किसान क्या करता था, ऋण लेने के लिए भूमि को गिरवी रख देता था, ठीक है। अब ये सब होगा, जब भूमि गिरवी होगी तो मुकदमेबाजी भी होगी, यानी कि मुकदमेबाजी का विकास हुआ, ठीक। जो संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार में टूटन आ गई, ठीक है, विखंडित होने लगे, एकल परिवार बनने लगे, ठीक है। जो अत्यधिक भू राजस्व होता था, जब भू राजस्व बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो उससे क्या हुआ, किसानों को नकदी फसलों के लिए बाध्य किया जाता था कि आप नकदी फसलों की खेती करो। अब इससे क्या होता था, खाद्यान्न की कमी हो जाती थी। अब खाद्यान्न यदि खरीदना पड़े और लोगों के पास पैसा भी नहीं, किसानों के पास, तो क्या होगा, अकाल की बारंबारता बढ़ेगी, ठीक है। कंटिन्यू अकाल बढ़ते जाएंगे और अकाल की बारंबारता होती जाएगी, ठीक। तो अब निष्कर्षतः हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष हमारा यही है कि ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति जो थी उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था भाई, ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व प्राप्त करना, ठीक है। क्योंकि इनका मेन मोटो क्या था, भारत में भारत से धन इकट्ठा करना, मेन मतलब तो यही था इनका उपनिवेश का, कि भाई इनको भारत से धन लेके अपने यहाँ भेजना है, ठीक है। तो ऐसे में यदि आप देखें, यदि आपको अधिकतम भू राजस्व ही प्राप्त करना है, ऐसे में आप कोई भी पद्धति अपना लो, उसमें किसानों का शोषण तो स्वाभाविक है, ठीक है। अब चूंकि गांव किसान जो था वो गांव में रहता था और भारत में क्या था, अत्यधिक ग्रामीण था, तो भारत भी गांव में बसता था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब किसान निर्धन होता गया, गांव निर्धन होते गए, तो भारत निर्धन होता गया, ठीक है। और ब्रिटिश भू राजस्व नीति से गांव अशांत हुए, क्योंकि विद्रोह भी होते थे किसानों के, जिसकी अभिव्यक्ति हमने देखी थी, समय समय पर जनजाति विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, ठीक है। तो ये थी ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।